हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, जिसमें हमारा चैप्टर 8 एग्रीकल्चर चल रहा है। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट सब्सिडीज़, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, नामा एंड स्विस फार्मूला। तो शुरू करते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी से। छोटे छोटे टॉपिक है, फटाफट से ख़त्म हो जाएंगे, राइट। एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ की बात करें तो एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ को जो WTO है उसने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक तो WTO ने बोला कि जो कंट्रीज है वो अपनी जो एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रही है ना, उसका जो टोटल बजटरी सपोर्ट है उसको कम करे। मतलब टोटल जितना बजट है ना उनका एक्सपोर्ट सब्सिडी देने का, उस बजट को कम कर दे। जैसे कि पहले एक्सपोर्ट सब्सिडी 2 करोड़ की देती है, तो अब उसको कम करके 1.5 करोड़ की कर दे। जो टोटल बजट है उसको ही कम कर दे। सेकेंडली WTO ने बोला कि आप अपनी टोटल जो भी एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रहे हो और उसके अंदर जो टोटल क्वांटिटी आती है उस टोटल क्वांटिटी को कम कर दो। मतलब टोटल क्वांटिटी में भी रिडक्शन कर दो और टोटल जो बजट है उसको भी कम कर दो। जैसे कि पहले 2 टन की क्वांटिटी थी, अब कितनी कर दो, 1.5 टन कर दो, या पहले 5 टन थी अब 4 टन कर दो। तो इस तरह से क्वांटिटी भी कम कर दो और अपना जो टोटल बजट है एक्सपोर्ट सब्सिडीज का उसको भी कम कर दो। और इसके लिए WTO ने बोला कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो ज़्यादा रिडक्शन करेगी अपनी टोटल बजट में भी और टोटल क्वांटिटी में भी, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो कम रिडक्शन करेगी। अब इसमें फिर से वही बात आ जाती है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उनका बजट और टोटल क्वांटिटी अगर हम देखें तो वो इतनी ज़्यादा है ना कि उनको आप कितना भी ज़्यादा कम कर लो फिर भी वो डेवलपिंग कंट्री से ज़्यादा ही रहेगी। तो इससे क्या होगा, इससे वर्ल्ड ट्रेड जो है वो डिस्टॉर्ट होगा ही होगा। और ऊपर से क्या हो रहा है, अब ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है इनको भी बोला गया कि आप कम कर दो, कम तो कर दी, और इनकी और ज़्यादा कम होगी। इनकी तो पहले ही बजटरी सपोर्ट भी कम थी, क्वांटिटी भी कम थी, और इनकी तो और ज़्यादा कम हो गई। तो यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड क्या है, यहाँ पे जो वर्ल्ड ट्रेड में प्राइस है ना वो प्राइस भी डिस्टॉर्ट हो रहा है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका ऑलरेडी बजट भी ज्यादा है, क्वांटिटी भी ज्यादा है। इसीलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो एक्सपोर्ट सब्सिडीज को अपोज करती आई है पहले से ही, राइट। नेक्स्ट चलते हैं सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। सैनिटरी मेजर्स और फाइटोसैनिटरी मेजर्स क्या होते हैं कि आप अपने जो एनिमल हेल्थ है या प्लांट हेल्थ है उनका ध्यान रखो, उनको कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, जो कोई क्रॉप है उसको उसमें कोई पेस्ट अटैक नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आती है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स में। तो इसमें WTO ने अपने मेंबर कंट्रीज़ को बोला कि आप अपने हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सेट करो। और ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सेट करने को बोला है, ये सेट करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक ग्राउंड। वो साइंटिफिकली प्रूवन होने चाहिए, लेकिन आप अपने भी हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सेट कर सकते हो। इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने जो डेवलपिंग कंट्रीज था उनको इनकरेज करा कि आप लोग जो है ना, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को यूज करें। अब देखो इन्होंने वैसे यहाँ पे पहले इन्होंने क्या बोला कि आप अपने हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सेट करो ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक ग्राउंड। बट उसके बाद इन्होंने बोला कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको ये इंकरेज कर रहे हैं कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को यूज करो। तो यहाँ पे फिर से डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये अनजस्टिफाइड चीज आ जाती है। अनजस्टिफाइड कैसे है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने अपने हिसाब से अपने हेल्थ एंड जो सेफ्टी रूल्स है वो सेट कर लिए। अब दिखा दिया कि हमारे ये वाले हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को ये बोल रहे हैं कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज सफर कर रही है, वर्ल्ड ट्रेड डिस्टॉर्ट हो रहा है यहाँ पे भी। और यहाँ पे सबसे जो बड़ा लॉस हो रहा है वो किसको हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर को हो रहा है। इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज इन मेजर्स को भी अपोज कर रही है। अब डेवलपिंग, क्योंकि अब हो क्या रहा है, यही हेल्थ एंड फाइटोसैनिटरी मेजर के बेसिस पे जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने डेवलपिंग कंट्री के ट्रेड को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया कि ये हमारे जो इंटरनेशनली सेट स्टैंडर्ड्स है ना, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है वो उनको फॉलो ही नहीं कर रहे इनके प्रोडक्ट्स। बट हो क्या रहा है, अब डेवलपिंग कंट्रीज को बोला कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो, और डेवलप्ड कंट्रीज ने अपने ही रूल्स सेट किए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग बोल देते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सही है, साफ है, उनमें कोई डिजीज नहीं है, कोई पेस्ट अटैक नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के साथ।
फिर आती है नामा। नामा क्या है? नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट एक्सेस। ये नामा भी WTO का ही पार्ट है। अब इसमें क्या किया WTO ने, अपने मेंबर कंट्रीज को इनकरेज किया कि आप नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भी मार्केट में लेकर आओ। तो उन्होंने अब यहाँ पे नामा के अंडर WTO नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है कि जो नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स है उनको भी आप मार्केट में लेकर आओ, उनका भी ट्रेड करो। बट इसमें क्या हो रहा है, इसको भी डेवलपिंग कंट्रीज अपोज कर रही है। क्यों अपोज कर रही है? क्योंकि उनका ये मानना है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो नॉन टैरिफ बैरियर्स को इन्फोर्स कर रही है। क्यों? क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन पे नॉन टैरिफ बैरियर्स बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, और वो कौन लगा रहा है? डेवलप्ड कंट्रीज लगा रही है। अब ये कब आया था नामा? अब देखो, एक तो होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, एक होते हैं टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स होते हैं जो टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह जो भी होते हैं, ये सारे टैक्सेस आते हैं टैरिफ बैरियर्स में। नॉन टैरिफ बैरियर्स में आ जाते हैं जैसे लाइसेंस हो गया, कोई और रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए, वो आते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स में, राइट। अब हुआ क्या था, नवंबर 2001 में एक दोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ये नेगोशिएशन शुरू करी गई थी कि जो नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उनके ट्रेड को भी लिबरलाइज किया जाए, नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ट्रेड को भी थोड़ा आगे लाया जाए, उसको भी प्रमोट किया जाए। तो 2002 में फिर बनी नामा। अब 2001 में ये जो ग्रुप हुआ था, दोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ग्रुप ने करी थी, तो इन्होंने बनाया था नामा बनाया। नामा क्या है? नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट एक्सेस। तो इसमें अब इन्होंने क्या बोला नामा के अंडर, जब ये नामा एक तरह का नामा क्या है, एक बॉडी है, जब ये बॉडी बनाई तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम टैरिफ रिडक्शन करेंगे ऑन नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। नॉन कल्चरल प्रोडक्ट्स पे जो टैक्सेस वगैरह लगाए जा रहे हैं उनको हम कम करेंगे अकॉर्डिंग टू स्विस फार्मूला। स्विस फार्मूला क्या है, इसको हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो स्मॉल एंड वल्नरेबल इकोनॉमीज है, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है या अंडर डेवलप्ड जो स्मॉल एंड वल्नरेबल इकोनॉमीज है, वहाँ पे जो टैरिफ रेट्स जो है ना वो कम किए जाएंगे, और वहाँ पे जो ट्रेड है, ट्रेड में भी फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाएगी, स्पेशली फॉर स्मॉल एंड वल्नरेबल इकोनॉमीज। लेकिन यहाँ पे अगर हम इंडिया के केस में बात करें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो जो मार्केट एक्सेस है ना उसमें सिर्फ टैरिफ का इशू ही नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। इसमें बहुत सारी टैरिफ पीक्स आ जाती है, टैरिफ एस्केलेशंस आ जाती है, जिनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। टैरिफ पीक्स क्या होती है? टैरिफ पीक्स में एक टैरिफ सेट कर देते हैं कि जो मिनिमम टैरिफ है, आप जो कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बेच रहे हो उसमें जो मिनिमम टैरिफ है वो 15% होगा, या 15 होगा या 15 से ज़्यादा होगा, उससे कम नहीं आप टैरिफ लगा सकते। तो अब यहाँ पे ये जो टैरिफ इन्होंने सेट कर दिया ना 15% का, तो ये क्या है? ये टैरिफ पीक्स है। टैरिफ एस्केलेशन क्या होता है? इसमें भी ये बहुत सारे टैरिफ पे क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा देते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल कोई है तो रॉ मटेरियल पे आप ज़्यादा टैक्सेस लगा रहे हो, उसके बाद सेमी फर्निश्ड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, सेमी फर्निश्ड प्रोडक्ट्स पे भी आप टैरिफ और ज़्यादा लगा रहे हो, और फिनिश्ड प्रोडक्ट पे तो भर भर के टैरिफ लग रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे 3 स्टेजेस पे टैरिफ लग रहे हैं, पहले रॉ मटेरियल पे लगाए जा रहे हैं, फिर सेमी फर्निश्ड प्रोडक्ट पे, और फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट पे आप टैरिफ लगा रहे हो। तो अब ये जो टैरिफ्स है ना, टैरिफ पीक्स हो गया, टैरिफ एस्केलेशंस हो गया, इनको खत्म करने की जरूरत है डेवलप्ड कंट्रीज को, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज ये सारा खेल खेल रही है डेवलपिंग कंट्रीज को नीचा दिखाने के लिए, सो दैट कि जो डेवलपिंग कंट्रीज का ट्रेड है वो खत्म हो जाए और हम ही पूरी की पूरी मार्केट में राज करें। ये डेवलप्ड कंट्रीज का सोचना है, इसीलिए वो इतने ज्यादा टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देती है डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर। इसके अलावा और बहुत सारे एंटी डंपिंग लॉज लेकर आई है, नॉन टैरिफ बैरियर्स है जो कि लगाए जा रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, तो इनको खत्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि इससे क्या है, इससे जो डेवलपिंग कंट्रीज की गुड्स है ना वो एक तरह से ब्लॉक हो जाती है, वो डेवलपिंग कंट्री से बाहर ही नहीं निकल पाती, क्योंकि उन पे इतने सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स, कभी लाइसेंस का इशू आ जाता है, कभी करेंसी एक्सचेंज का, कभी फॉरेन एक्सचेंज का इशू आ जाता है, जिसके चलते हुए डेवलपिंग कंट्रीज की जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट्स है, उनको कंट्री से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो इसीलिए इन सबको खत्म करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं स्विस फार्मूला की।
स्विस फार्मूला आया था बेसिकली टैरिफ्स को कम करने के लिए। ये जो टैरिफ रेट्स लगाए जा रहे हैं ना, इनमें रिडक्शन करने के लिए स्विस फार्मूला लाया गया था। स्विस फार्मूला के अंडर और भी बहुत सारे फार्मूलाज आते हैं, बट इसका भी वही है, अगर स्विस फार्मूला प्रॉपरली इंप्लीमेंट होता है तभी इसका फायदा है, अगर स्विस फार्मूला इंप्लीमेंट ही नहीं होता तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए इसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और ये जो स्विस फार्मूला है इसके अंडर और बहुत सारे फार्मूले हैं, या ये बोल सकते हो कि बहुत सारे फार्मूले इकट्ठे करके एक स्विस फार्मूला बनाया गया था। अब इसके अंडर इन्होंने क्या बोला, स्विस फार्मूला के अंडर बोला कि जो कंट्रीज है ना वो आपस में मिलकर बातचीत कर सकती है, बार्गेनिंग कर सकती है कि कितना टैरिफ जो है वो सेट करना है, टैरिफ रेट्स जो लगाए जा रहे हैं एक दूसरी कंट्रीज के ऊपर, वो आपस में मिलकर उसमें निगोशिएशन कर सकती है, टैरिफ रेट्स को कम कर सकती है। और ये जो स्विस फार्मूला है इसके अंदर बहुत सारी क्लासिफिकेशंस भी है, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि स्विस फार्मूला है क्या और किस लिए लाया गया था और कौन लेकर आया था इसको। तो स्विस फार्मूला के अंडर ये भी बोला गया कि जिनके ऊपर हायर टैरिफ रेट्स लगाए जा रहे हैं तो उनके टैरिफ रेट्स में हायर कट किया जाएगा, और जिन कंट्रीज के ऊपर लोअर टैरिफ रेट्स लगाए जा रहे हैं उनके टैरिफ में लोअर कट किया जाएगा, सो दैट कि जो फाइनल रेट्स है वो इक्वल हो जाए। ऐसे ना हो कि किसी कंट्री के टैरिफ रेट्स बहुत ज़्यादा है, किसी के बहुत कम है, ज़्यादा वालों के ज़्यादा कम कर दो, कम वालों के कम कम कर दो, सो दैट कि जो फाइनल टैरिफ रेट्स है वो सबके इक्वल हो जाए। और ये वाला जो फार्मूला था ये कौन लेकर आया था, ये स्विट्जरलैंड लेकर आया था। कब लेकर आया था, टोक्यो राउंड नेगोशिएशन जब हुई थी गैट की, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, 1973 से 79 के बीच में ये गैट की जो टोक्यो राउंड की नेगोशिएशन हुई थी उस टाइम पे स्विट्जरलैंड ने ये फार्मूला प्रपोज किया था। बट हुआ क्या, स्विट्जरलैंड ने खुद इस फार्मूला को यूज करने से मना कर दिया एग्रीकल्चरल नेगोशिएशंस के लिए। अब स्विट्जरलैंड ने क्यों मना किया, उन्होंने प्रेफर किया उरुग्वे राउंड फार्मूला। उन्होंने बोला कि नहीं, हमें स्विस फार्मूला नहीं चाहिए, हम उरुग्वे राउंड फार्मूला के अकॉर्डिंग काम करेंगे। उरुग्वे राउंड फार्मूला क्या है, उरुग्वे राउंड फार्मूला आया था 1986 से 94 के बीच में एक उरुग्वे राउंड की मीटिंग हुई थी। तो इस मीटिंग में क्या बोला गया था कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है डेवलप्ड कंट्रीज का, तो उसमें टैरिफ कट किया जाएगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर। कितना टैरिफ कट किया जाएगा डेवलप्ड कंट्रीज के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर, ऑन एन एवरेज 36% ओवर 6 ईयर्स। मतलब कि 6 सालों के बीच में टोटल जो टैरिफ कट होगा डेवलप्ड कंट्रीज में वो 36% का होगा। एक साल में 6% टैरिफ कट होगा डेवलप्ड कंट्रीज के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ट्रेड के ऊपर। तो इन्होंने इसके साथ ही साथ मिनिमम लिमिट भी रखी थी कि जो मिनिमम टैरिफ कट होगा ना हर एक प्रोडक्ट पे वो 15% का तो होएगा ही होएगा, 15% से कम आप टैरिफ कट नहीं कर सकते हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, राइट। तो ये वाला जो टैरिफ कट हुआ था ये एक तरह का फ्लैट रेट मेथड था। फ्लैट रेट मेथड के बेसिस पे ये टैरिफ कट करने की यहाँ पे बात करी गई थी उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फूड सिक्योरिटी है। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।